हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलंकार सिन्हा एक बार फिर से प्रशासनिक विधि के लेक्चर सीरीज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अगर इतना क्वेश्चन आता है यानी शॉर्ट पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है और उसके बाद फिर डेफिनेशंस दे देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च एवं अधीनस्थ विधायन में क्या अंतर है। तो अभी लास्ट वीडियो क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में हम चर्चा ही कर रहे थे कि क्या होता है ये, फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड ओज इट्स एग्जिस्टेंस ऑन सुपीरियर अथॉरिटी। ये एग्जीक्यूटिव से अपने पावर को गेन करता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव विंग जो होता है वो लेजिस्लेचर से लॉ बनाने की पावर को गेन करता है एंड ओज द एग्जिस्टेंस ऑन सुपीरियर अथॉरिटी। और सुपीरियर अथॉरिटी कौन है यहां पर, लेजिस्लेचर। तो सुपीरियर अथॉरिटी को ओ करता है, यानी सुपीरियर अथॉरिटी के प्रति वो ऋणी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन मेक अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ओनली इफ such power is conferred on it। एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन मेक, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना सकती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को, अधीनस्थ विधायन को एग्जीक्यूटिव बॉडी कब बना सकती है, ओनली इफ सच पावर इज कॉन्फर्ड, जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है। किसके द्वारा, बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, यानी अगर कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर विधान बनाने के लिए कहती है लीगल एम्बिट में रहते हुए, तभी वो लॉ को फ्रेम कर सकता है। यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहां से आता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर से आता है। सबऑर्डिनेट लॉ मेकिंग बॉडी इज बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी जिस अथॉरिटी ने लॉ को बनाने के लिए डेलीगेट किया है, रूल्स को बनाने के लिए डेलीगेट किया है, नियम उपनियम बनाने के लिए डेलीगेट किया है, ऐसी अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट रहते हुए और उसके टर्म्स और कंडीशन के से बाउंड होकर के ही उसे कार्य करना होता है। यानी आर्बिट्रेरीनेस, अपने मन से कोई कार्य को नहीं कर सकता है। जो भी कार्य करेगा टर्म्स एंड कंडीशन में बाउंड होकर के, लीगल एम्बिट के अंतर्गत रह करके ही करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च एवं अधीनस्थ विधायन में क्या अंतर है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आप ये बताएंगे कि विधायन यानी प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता कैसे पड़ी, प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और सुप्रीम लेजिस्लेशन यानी कि अधीनस्थ विधान और प्रत्यायोजित विधान में क्या अंतर होता है। तो शॉर्ट में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन प्रशासन जो विधि बनाता है, कौन विधि बनाता है, प्रशासन। कैसे बनाता है, प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन, यानी कि उसको शक्ति प्रत्यायोजित की गई है विधान बनाने की, उससे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। और ऐसे ही प्रत्यायोजित विधान को और क्या कहा जा सकता है, अधीनस्थ विधान, या और क्या बोल सकते हैं, अधीनस्थ विधान इसे हम कह सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कह सकते हैं। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन आपको पहले से ही पता हो गया कि विधायिका बनाती है, दैट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। और अगर विधायिका के कहने पर, विधायिका के कार्य सौंपने पर एग्जीक्यूटिव किसी लॉ को बनाती है तो उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आगे के पॉइंट्स को और भी चीजों को देख सकते हैं। इसमें और क्या कहा गया है
कि संक्षेप इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ऐसे नियम या तथा उपनियम जो विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत बनाए जाते हैं उन्हें प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधि में सिर्फ विषय वस्तु संबंधी विधान तथा नीतियां निर्धारित कर दी जाती हैं तथा उनके अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति सरकार या उसके किसी अभिकरण को सौंप दिया जाता है। यानी कि प्रत्यायोजित विधान में नियम बनाने की शक्ति किसको सौंप दिया जाता है? सरकार अपने अभिकरण को सौंप देती है। आगे अगर पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ का कारण क्या है, तो फटाफट आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट्री टाइम, यानी कि पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा है। आपको पहले ही पता है कि पार्लियामेंट के पास कोई एक काम तो है नहीं, बहुत सारे काम हैं। तो आज के इस व्यस्त लाइफ में पार्लियामेंट अगर सारे काम को स्वयं करेगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से अपने पार को अगर वो डेलीगेट कर देती है, प्रत्यायोजित कर देती है, सौंप देती है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, और वो कार्यकारिणी का गठन करके अपने नियम उपनियम बना करके, कौन से नियम उपनियम? विधि के अंतर्गत यानी विधि के एम्बिट में रहते हुए कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कार्य को और सुचारू रूप से संचालित कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकलिटी। चूंकि किसी भी विषय पर विधान बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, तो एक्सपर्ट्स जनरली एक जगह बैठे नहीं होते हैं। तो अगर लॉ बनाने की पावर विधायिका के पास है तो विधायिका के पास हर एक विषय के एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि वहां पर प्रेजेंट हो। तो अगर विधान को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को ये सौंपा जाता है पर्टिकुलर विषय में लॉ बनाने के लिए, वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करके यानी उस टॉपिक पे एक्सपर्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है। एक्सपर्ट ही किसी विषय की टेक्निकलिटी को समझ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जैसे कि कार्य करने का कार्यक्षेत्र जाहिर सी बात है किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। कार्यपालिका के मेंबर ही कहाँ होते हैं? फील्ड में होते हैं, और वो बुनियादी समस्या को समझते हैं। बुनियादी समस्या की समझ होने के कारण ही वो फ्लेक्सिबल कार्य को कर सकते हैं कि आज सोसाइटी को क्या नीड है और कल सोसाइटी को 10 दिन के बाद क्या हो सकती है, यानी कि भविष्य के डिमांड को अपने ब्रेन में रखते हुए वो किसी विधायन को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जैसे आज के टाइम कोरोना महामारी एक इमरजेंसी ही आप कह सकते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में राज्य सरकारों ने संबंधित जिले के डीएम को ये कार्य सौंप रखा है कि आप अपने अपने जिले में सुनिश्चित करें कि कोरोना की महामारी से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक योजना का निर्धारण करते हैं जिससे कि इस महामारी से हम निजात पा सकें। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इजी नहीं है। आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी नहीं है। तो चूंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अगर इस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए विधायिका विधान बनाएगी तो ज्यादा दिक्कतें आएंगी। चूंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि बुनियादी समस्याओं को समझता कौन है? जो फील्ड में होता है, और जो फील्ड में होता है डीएम एसडीएम, वही समस्याओं को समझ करके उसी के अकॉर्डिंग नियम उपनियम बना सकते हैं जिससे कि समाज को एक लोक कल्याणकारी और आदर्श राज्य मिल सके। आज आपने क्या पढ़ा? रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ का कारण पढ़ा और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को भी और भी एक्सप्लेन किया गया। गाइस चूंकि ये टॉपिक बड़ा है तो इसमें 3-4 लेक्चर एटलीस्ट हो पाएंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।